जो कि लोग देश विदेश से और इतने जानी मानी हस्तियां भी इससे जुड़ी हुई हैं और मेरे फादर के पास आते थे अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वो एक अट्रैक्शन ऐसा हुआ कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने इस करियर को नहीं अपनाना, और इतने चमत्कारी रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन से, और इसीलिए तो उनका नाम मिरेकल मैन ऑफ इंडिया रखा गया। हालांकि काउंसलिंग में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट इज मोर। क्योंकि आप खाली दवाई दे के भेज देते हो तो पेशेंट को सेटिस्फैक्शन, लेकिन आप उसको बहुत सारे उसका माइंड रीड करते हो। होम्योपैथी है ही माइंड पे, क्योंकि होम्योपैथी में होता है माइंड, सोल एंड बॉडी, ये तीनों का यूनियन है होम्योपैथी के। और अगर हम खाली बॉडी पे हम फोकस करें और माइंड और सोल को नहीं कंबाइन करते तो आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। उनका विश्वास इतना अटूट कि आज मुझे लगता है 10 महीने हो गए अच्छा उनके ट्रीटमेंट को, और कोई कीमोथेरेपी नहीं करवाई उन्होंने, और सिर्फ वो मेरी मेडिसिन्स पे हैं, और वो अब खाने भी लग गए हैं, जो कि उनका बोलना भी बंद हो गया था, कम हो गया था, वो बोलने भी लग गया। और वो तो कहते हैं मेरे को बेशक हफ्ते बाद ले चलो, 15 दिन बाद ले चलो डॉक्टर साहब के जाएंगे आपके पास ही। तो वो ऐसे, और उनसे मेरा बहुत पुराना फैमिली का नाता, तो मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि अपनी दवाइयों के साथ भगवान की दुआएं भी साथ हों, और जितना हम कर सके जिस लेवल तक कर सके, क्योंकि विश्वास नहीं हम किसी का तोड़। तो इतनी बढ़िया बात है कि आपने मतलब डॉक्टर साहब के साथ कैंसर पेशेंट जो कि उम्मीद खो चुके हैं और जिनको डॉक्टर ने 1 या 2 महीने का टाइम दिया है, आज वो 10 महीने से उनके साथ मेडिसिन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब कि हमारे दर्शकों को जो पता चल रही है आज की पॉडकास्ट में, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम डॉक्टर साहब का पूरा वेबसाइट का और जो इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे बुलबुल की महफिल इस यूट्यूब चैनल पर एक और नया पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि बहुत प्यारे प्यारे पॉडकास्ट, बहुत ज्ञानवर्धक आपके साथ हम शेयर करेंगे और कर भी रहे हैं। इसमें आज हमारे साथ में बहुत ही माननीय डॉक्टर मिसेस चमनजीत संधू जी हमारे साथ में होंगी। होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं जिनको 40 ईयर का एक्सपीरियंस है इस होम्योपैथी में, और इनको विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टार ऑफ होम्योपैथी इनको दिया गया है, और नारी सम्मान अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जर्मनी में भी इनको बहुत ही बढ़िया एक कन्वर्सेशन के लिए वहां बुलाया गया और इनको सम्मान दिया गया। और आने वाले टाइम में ये आपके साथ बहुत सारे ऐसे आंसर देंगे आपको कि आपको पता चलेगा होम्योपैथी हमारे लिए कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इनको क्वीन ऑफ होम्योपैथी का भी नाम दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड इनके सेशन हैं और ये वर्ल्ड वाइड ही अपने पेशेंट को देखती हैं। तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को, बुलबुल की महफिल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपका स्वागत है दोबारा से हमारे इस YouTube चैनल पर बुलबुल की महफिल, जिसमें हम आपके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉडकास्ट लेकर आए हैं। आपके साथ ऐसे ही ना जाने कितने पॉडकास्ट हम आगे आने वाले टाइम में शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारा ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे, जिसमें बहुत सारे थेरेपिस्ट, काउंसलर और आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट और ओल्ड एज होम के लोग और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारे बीच में है रिस्पेक्टेड डॉक्टर चमनजीत संधू जी, जो कि अभी 40 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक का। बहुत नामी गिरामी एक डॉक्टर हैं ये। इनको विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नारी सम्मान का अवार्ड भी इनको मिला है। अभी इन्होंने जर्मनी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, वो आपको सारा ये अभी डिटेल में बताएंगी। और इनको क्वीन ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप हमारे बीच में हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। हमारे दर्शकों को थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट एंड लव। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरी जर्नी है
होम्योपैथी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और आगे कोई भी होम्योपैथी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स है या इस विचार है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी प्रैक्टिस से हजारों पेशेंट्स की मदद की है, जैसा कि मैं भी आपको जानती हूँ काफी टाइम से, और मैंने सुना भी आपके बारे में, खासकर वुमेन्स हेल्थ को लेकर, फैमिली केयर को लेकर, और एक होलिस्टिक हीलिंग करती हैं आप। तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से आप इस फील्ड में आए और आपने इसको ही अपना करियर क्यों चुना, और आपको क्या लगा कि एलोपैथी से हटकर होम्योपैथ जो है वो लोगों के काम आएगा और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि मैंने होम्योपैथी को नहीं चुना, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। और एक पल भी मुझे ऐसा शक नहीं हुआ कि मैं इस करियर को नहीं अपनाऊंगी। ये जब मैंने होश संभाला था तो मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ही नामी होम्योपैथ थे, और उनके साथ एक काफिला जुड़ा हुआ था, और इतना सम्मान और प्यार उनको पेशेंट्स ने दिया, और उनका नाम जो है कि मिरेकल मैन ऑफ इंडिया में भी जोड़ा गया। वाह। तो उसमें ये था, वो फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और कई जानी मानी हस्तियां देश विदेश से भी लोग उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। और यही नहीं कि कई सेलिब्रिटीज और इवन चीफ ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स स्टाफ और उनके सारी फैमिलीज और उनसे जो जुड़े हुए थे, वो हेल्थ के मामले में उनसे राय जरूर लेते थे। वाह। तो मेरा जो कनेक्शन है वो बचपन से ही होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है। और जब कहते हैं ना कि भगवान की नजर अगर आप पे हो तो वो कोई भी चीज रास्ते निकाल देते हैं। यस। जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचा तो आप मानोगे नहीं कि उसी साल से होम्योपैथिक में डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, और मैं प्राउडली आज कह सकती हूँ कि मैं उन गिने चुने डॉक्टर्स में हूँ जो फर्स्ट डिग्री होल्डर्स पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में थे। क्या तो बात है, क्या बात है, बहुत ही थैंक बढ़िया। थैंक यू। तो आपने आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया ये था मैं ये? 70s में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और मैंने जब मैं निकली तो मुझे एक बोनस मुझे लगा कि जैसे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मेरे फादर से, डॉक्टर गुरदयाल सिंह सिद्धू से इतनी मिली, और मुझे जब मैंने अपने एकेडमिक करियर भी पूरा किया तो मुझे लगा कि इसके आगे क्या। और इतने फिर मैं सोचती थी कि इतना कुछ मुझे इस उम्र में मिल गया, एक्सपीरियंस भी, नॉलेज भी, डिग्री भी, तो आगे क्या होगा। तो लेकिन मेरे चैलेंजेस जो थे वो उसके बाद असली शुरू हुए। वो ऐसे कि जब मैं हैदराबाद से शादी करके दिल्ली आई, दिल्ली एक महानगर जो मेरे लिए बहुत ही नया था, और वहाँ का कल्चर, वहाँ का, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का कल्चर में बहुत डिफरेंस था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ करना था, ना कि मेरे फादर की शैडो बन के। तो इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कॉन्फिडेंस तो मुझे शुरू से था, और नॉलेज थी, और एक्सपीरियंस भी था। तो मैंने इस सब चीज को कंबाइन किया, और कंबाइन करके, और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, कोऑपरेट किया कि जो भी मैं आज हूँ उनकी बदौलत हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो क्या बात है दर्शकों, इतने रिस्पेक्टेड फादर की बेटी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ और हमने इनके बारे में बहुत सुना भी है कि एक बहुत ही प्यारी सोल है ये, बहुत पॉजिटिव है, और बिल्कुल भी कभी भी हमें अगर इनकी जब भी जरूरत पड़ी है, इन्होंने हमेशा मुझे एडवाइस दिया है। कभी नहीं सोचा रात है या दिन है, जब भी मैंने इनको कॉल किया इन्होंने मुझे हमेशा एडवाइस दिया, और इतना अच्छा इन्होंने एडवाइस दिया, इतनी अच्छी मेडिसिन दी कि मेरी बहुत सारी चीजें इन्होंने होम्योपैथिक से ठीक की हैं। तो आगे चलते हैं। इनके करियर के बारे में तो हमने जाना कि कैसे इन्होंने प्रेरणा ली, किनसे ली। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक छोटी सी स्टोरी से आपकी शुरुआत करते हैं कि जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं यही मेरा फील्ड होना चाहिए, कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपका जीवन बदल दिया हो। देखो, 40 साल में, मैं ये कैसे 40 साल के, उससे पहले भी जब मैं
अपने फादर के साथ देखती थी पेशेंट्स वगैरह, उनके एक्सपीरियंस को मैं एक्सपीरियंस करती थी, तो मुझे लगता था कि इसमें ऐसा क्या गुण है इस पति में, जो कि लोग देश विदेश से और इतने जानी मानी हस्तियां भी इससे जुड़ी हुई हैं और मेरे फादर के पास आते थे अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वो एक अट्रैक्शन ऐसा हुआ कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने इस करियर को नहीं अपनाना, और इतने चमत्कारी रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन से, और इसीलिए तो उनका नाम मिरेकल मैन ऑफ इंडिया रखा गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चैलेंजिंग ट्रीटमेंट्स दिए हैं जो कि साइंस भी, उनके साइंटिफिक फील्ड भी जो है वो भी उनके पास आके उस एक्सपेरिमेंट्स को प्रूफ करती थी, और वाकई में वो भी हार चुके उनके सामने कि जो आपकी डायग्नोसिस है, जो आपका तरीका है, जो ट्रीटमेंट है, वो वाकई में एक अप्रिशिएबल है, और इतना है कि मतलब कोई उसको दो राय नहीं है उस बारे में। तो इसी करके तो, और एक्सपीरियंस जैसे आप कह रहे हो या वाकई कह रहे हो कि जैसे कई इनफर्टिलिटी कपल्स होते हैं जिनके बच्चे 6-6, 7-7 साल तक नहीं हुए। अच्छा, आप उनका भी ट्रीटमेंट? बिल्कुल, बहुत, और अनगिनत बच्चे। देखो मैंने तो इस 40 प्लस के करियर में 3 जनरेशंस को मैंने ट्रीट किया है। क्या बात है। मतलब जिनके बेबीज नहीं होते थे समझो, वो बेबी हुए हैं, और ऐसे भी पेशेंट थे जो कि सीधा हॉस्पिटल से वो मेरे पास लेके आते थे आशीर्वाद देने के लिए। तो इससे बड़ी खुशी आपको इस करियर में और आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिल सकती। और वही बच्चे आज की डेट में उनकी शादियां होगी और वो अपने बच्चे लेके आते। तो आप ये देखो कि इतनी लॉन्ग जर्नी मेरी रही है, बहुत ही और ये जो संबंध मेरे पेशेंट्स के साथ है, उनका विश्वास है और उनका जो मेरे पे ट्रस्ट है, तो कई बार मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, क्योंकि जो पेशेंट आता है वो इतने अटूट विश्वास के साथ आता है कि मुझे और ऊर्जा मिलती है। मेरे बच्चे छोटे थे जब मैं आपके पास आती थी, साल पहले की बात है। तो मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है उनसे, और मुझे कई बार मेरे फैमिली में कहते हैं तुम पेशेंट्स देख के आती हो तो तुम्हें चेहरे पे बिल्कुल थकावट नहीं लगती। तो मैंने कहा नहीं, मैं पेशेंट्स देख के आती हूँ, मुझे बहुत एनर्जी से आती हूँ, आई बाउंस बैक विद एनर्जी। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे कोई पेशेंट एंटर करता है तो इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि उसके एंट्री से, उसके चाल से, उसके बैठने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके फेस एक्सप्रेशन से ही मेरा डायग्नोसिस ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। जो कि मतलब पेशेंट्स खुद हैरान है। तो और जो ऐसे मायूस उदास होके आते हैं, और जब मैं उनके चेहरे पे एक स्माइल देखती हूँ कि वो मेरी क्लिनिक से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया। वो विश्वास तो आपने कमाया है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी दुनिया का खजाना और दुनिया की खुशी है। बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा, मतलब आपने ये सारा अपना एक विश्वास के साथ ही, कहते हैं ना विश्वास में बड़ी शक्ति होती है, कि जब विश्वास है तो उसी में आस है तो विश्वास है। तो यही परमात्मा ने आपको जो दिया है। और आपके जो फादर हैं, मतलब अभी हैं? नहीं, ही इज नो मोर। तो उन्होंने वो मेडिसिन भी घर में खुद बनाते थे? जी, उनका जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस का बहुत ही निराला तरीका था, बिकॉज ही वाज डिवाइन सोल विद गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ओके। जो वो वाइब्रेशंस होती थी पेशेंट और अपनी वाइब्रेशंस को मैच करके, बगैर पेशेंट से कोई टेस्ट करवाए, बगैर पेशेंट से कोई ज़्यादा सवाल पूछे, वो पेशेंट को जैसे आप एक्सरे या स्कैन करते हैं वैसे स्कैन करके वो पेशेंट को कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताते थे जो उनको भी नहीं पता था, और जो शुरुआत में थी और जो डेवलप होने वाली थी। वो बगैर एक्सरे, बगैर अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाए वो इतना बता देते थे कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कि किडनी में स्टोन है, या कैंसर डेवलप होने वाला है, फर्स्ट स्टेज पे है, या इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स में अच्छा वो मेल या फीमेल चाइल्ड कैरी कर रही है, वो भी बता देते थे जस्ट बाय हिज वाइब्रेशन। उनको शफा था इस बात का बहुत ज्यादा। तो इसीलिए लोग दूर दूर से आते थे। मेडिसिन भी वो बनाते और थे? मेडिसिन प्योरली होम्योपैथिक होती थी,
और वो अपने कॉम्बिनेशंस भी कई बार बनाते थे कि कौन सी दवाई किसके साथ मैच करके उसका इफेक्ट हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, और वो फायदा मुझे आज हो रहा है दैट्स क्योंकि नाइस। उनकी रिसर्च, उनके कॉम्बिनेशंस, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट, उनकी शफा कुछ हद तक मैंने एब्जॉर्ब करी है, जी, लेकिन वो मैं आपको उस विरासत में मिली है। मैं लेकिन उस लेवल तक मेरे को नहीं लगता कि हम कभी पहुंच पाएंगे, लेकिन इतना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था और रहेगा। Yes, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को कई बार क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपने जब स्टार्टिंग की अपने क्लिनिक की, पहले घर से शुरुआत की, फिर आपने अपना क्लिनिक खोला, आपको ये सारी जर्नी को फेस करते हुए आपको कौन से चैलेंजेस थे जिसका सामना करना पड़ा? आपने इसको कैसे फेस किया, कैसे इसको हैंडल किया? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं आपको कह चुकी हूँ कि जैसे एक बड़ा पेड़ को जड़ से उखाड़ के आप एक दूसरी जगह पे लगा रहे हो। जैसे हैदराबाद से मैं जब शादी करके दिल्ली आई तो मेरी वही स्थिति थी कि मैंने अपने आप को इस बड़े शहर में अपना जमाना है, अपना करियर जमाना है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली और प्रोफेशन को भी बैलेंस में रखा। यस। और शुरुआत में मैंने अपने घर से भी करे, मैंने और आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कहा, जब ऊपर वाले की नज़र आप पे ठीक होती है जी। तो ऑटोमेटिकली मैंने कई हॉस्पिटल्स में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। और मैंने सरोज हॉस्पिटल, कमला मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पर कोई होम्योपैथी को जानता नहीं था और इतना उसमें जिसको कहते हैं ना कि उनको इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं, वहाँ पर भी मैंने होम्योपैथी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करके दिया है, क्या बात जो है। कि आज के जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं, वो प्राउडली कह सके कि हम भी हॉस्पिटल्स में अपनी क्लिनिक चलाते हैं। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपने अपने करियर की शुरुआती दिनों में कोई ऐसा पल आपको याद है कि जहां आपको लगा कि मैं सच में लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ? हाँ, कोई एक ऐसा एक वाकया बताइए, कोई एक बच्चा या कोई बड़ा या कोई लेडी। देखो, ऐसे है कि जो मैं अपने ट्रीटमेंट के साथ मैं काउंसलिंग को भी जोड़ती हूँ। ओके। मुझे ये नहीं लगता कि काउंसलिंग और ट्रीटमेंट अलग है, प्रैक्टिस। और मेरे पास जो भी आता है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन हूँ, और मैं एक बेटी और माँ, बीवी और बहुत सारे रिश्ते, जैसे कहते हैं भाभी, रानी और ग्रैंड मदर, ये सब रह चुके, तो मुझे हर रिश्ते की अहमियत पता है, हर रिश्ते का मुझे जो इम्पोर्टेंस पता है। तो इसीलिए मैं हरेक को साथ में काउंसलिंग भी देती हूँ, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट को और काउंसलिंग की हेल्प से उनको बहुत बूस्ट मिलता है। एक वाकया ऐसे, और अनगिनत पेशेंट्स को मैं जी ये हाँ, करती वो हूँ तो जो बहुत मेरे पास सारे, हाँ आता है। जी। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा कि काउंसलिंग में लगेगा। हालांकि काउंसलिंग में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट इज मोर। यस। क्योंकि आप खाली दवाई देख के भेज देते हो तो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन, लेकिन आप उसको बहुत सारे उसका माइंड रीड करते हो। होम्योपैथी है ही माइंड पे, क्योंकि होम्योपैथी में होता है माइंड, सोल एंड बॉडी, ये तीनों का यूनियन है होम्योपैथी के। यस। और अगर हम खाली बॉडी बॉडी पे हम फोकस करें और माइंड और सोल को नहीं कंबाइन करते तो आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसे ही मैं हर पेशेंट में कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं उनको कम से कम दवाइयों में, कम से कम टाइम पे उनको रिजल्ट्स दूं, क्योंकि कई चीजें होती है उनको खुद को भी उससे निकलना पड़ता है, निकलना यस। पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। आपके साथ इतनी खूबसूरत हमारी बातचीत चल रही है और मैं तो आपको देख के ही ऐसा महसूस कर रही हूँ कि इतनी इस एज में भी आप इतनी स्मार्टली वेल बन के आए हैं। आपका एक ऑरा इतना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है हमारे दर्शकों को भी। कितने वेल आप रहते हैं, कैसे आप इतना मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं घर को, क्लिनिक को? जैसे आप बाहर भी जाते हैं, आपके सेमिनार होते हैं, अभी आपका जर्मनी में हुआ, तो वो भी हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे दर्शकों के सामने। तो इन सब के चलते आपके पेशेंट जो हैं उनको प्रॉब्लम्स तो होती होगी ना, कि कैसे आपके साथ बातचीत करें, कैसे आप मैनेज करते हैं ये सब? देखो, ऐसा है कि
ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जो पेशेंट मेरे पास 30 साल पहले आए थे और वो 30 साल के गैप में कोई और प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए। तो पहले एंटर किया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर पहले कोई और डॉक्टर थे, वो कहीं आपके बड़ी सिस्टर या मदर या कोई थे, तो ऐसे। तो मैंने कहा मैं वही हूँ। तो वो बहुत शॉक होते हैं कि इतने साल बाद भी आप में वही एनर्जी है, वही आंखों में चमक है, वही ग्लो है। ये होम्योपैथी का कमाल है, ये मेरे पेशेंट्स का प्यार है जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी रग रग में मुझे ऐसा लगता है, मैं हर दिन जब घर जाती हूँ तो मेरा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जरूर बढ़ा हुआ होगा। वाह। तो इसीलिए मुझे ये प्रोफेशन से इतना, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने नहीं चुना, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। और इतना हमारे घर में ऑरा पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि मैं हमेशा, कोई मेरे पास उदास आ जाए तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं उसको 5-10 मिनट में उसको जीने का तरीका, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी माइंडसेट को भी मैं चेंज कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं है, सिर्फ आपके बोल है, आपकी वाइब्रेशंस है, यस, आपका ऑरा है। आपका और बस आपका बस फेथ होना बहुत बस जरूरी है। बस तो बिल्कुल। जब आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो अपने पेशेंट्स के साथ फोन पे ही रहते, ऑनलाइन उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या आपके पीछे से कोई आपके हाँ, असिस्टेंट हैं वो देखते हैं? देखो उसमें ऐसा है कि जब मेरा प्लान्ड ट्रिप होता है तो मुझे पता है कि मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए बाहर जाना है, मेरा आउट ऑफ इंडिया है। तो मैं पेशेंट्स को पहले ही मैसेजेस ये सब डाल देती हूँ या उनको कॉन्टैक्ट में बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो जिसको कोई रिक्वायरमेंट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहे। तो ओके। वो मैं जाने से पहले वो मेरी रिस्पॉन्स, उनसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होता है कि मेरे पेशेंट्स को पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो मैं उनका पूरा करके जाती हूँ। यस। और दूसरा ये होता है कि जिन्होंने मुझे, और ये भी कह के जाती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये मत समझिए कि आपके डॉक्टर साहब दूर है। आप मुझे कभी भी मैसेज से कांटेक्ट करिए जब मुझे टाइम है, क्योंकि कई बार होता है, कई कंट्रीज में दिन रात का जी जी, हाँ जी। फर्क होता है। तो मैं कहती हूँ आप मैसेज पे डालिए, जब भी मुझे टाइम होएगा मैं जरूर आपको कॉल बैक या मैसेज बैक करूंगी। ओके। और कभी कोई इमरजेंसी, कोई दवाई किसी को, तो न्यू केसेस में नहीं लेती जब मैं बाहर होती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी हिस्ट्री, उनका ये। तो पुराने केसेस मेरे कंटिन्यू होते हैं, ओके। उनकी मेडिसिन की भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आती। और बाकी आजकल तो देखो ऑनलाइन सब हाँ कुछ जी, हाँ जी। कंसल्टेशन हो यस जाती है, यस। सब कुछ हो जाता है। ओके। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंसेस में कोई ऐसे परिवार हो जिसके साथ आपकी एक इमोशनल जर्नी हुई हो और उसका कोई मेमोरेबल मोमेंट आप शेयर कीजिए कि आपको वो इमोशनली इतना अटैच्ड हो गया आपके साथ में कि उसकी लाइफ बदल गई और वो आज भी आपके साथ उस तरीके से अटैच्ड है? अम, देखो ऐसे कई हैं, लेकिन हाल ही में एक पेशेंट है जो मेरे ख्याल 30-35 साल पहले वो बैंक में मैनेजर थे और उस टाइम पे अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आते थे। उनकी फैमिली भी, उनके बेटों की शादी हुई, बहुएं, उनके बच्चे भी, सब बीच में, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। ये साल 1.5 साल पहले उनकी मिसेस मेरे पास आई और कहा कि सो एंड सो, नेम मैं नहीं लेना जी चाहती, जी। कि उनको कैंसर डेवलप हो गया है। ओके। और वो ऐसी स्टेज पे है कि डॉक्टर्स ने कहा कि वो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाए। और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मुझे डॉक्टर संधू के पास जाना है। तो वो कहती कि क्या मैं उनको लेके आ सकती हूँ, क्योंकि वो घर में भी चलना उनका थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर उनकी विश है, आना चाहते हैं तो ज़रूर, और मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे इतने पुराने पेशेंट्स थे। तो वो, आप मानोगे नहीं, जब वो मेरे आए और मेरी क्लिनिक के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, वो उनकी मिसेस हैरान होगी कि किस स्पीड से वो चढ़े, क्योंकि उनको एक था कि मैंने डॉक्टर संधू को मिलना है, मैं यस। उनको मिलने जा रहा हूँ। जैसे कि पता नहीं कोई एक खोया हुआ इंसान को कोई हाँ ढूंढता है। जी। यस। तो वैसे तो वो आए और बस खड़े हुए और मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी और उनका चेहरा, ऑफ कोर्स बॉडी भी वो हो गई थी, और किस तरीके से उन्होंने मुझे जो रिस्पेक्ट दी, जो उनकी आंखों में वो था
कि पता नहीं उनको क्या मिल गया, और कहते हैं कि मैंने अगर ट्रीटमेंट लेना है तो मैंने यहीं से लेना और कहीं से नहीं। उनका विश्वास इतना अटूट कि आज मुझे लगता है 10 महीने हो गए अच्छा। उनके ट्रीटमेंट को, और कोई कीमोथेरेपी नहीं करवाई उन्होंने, और सिर्फ वो मेरी मेडिसिन पे हैं, और वो अब खाने भी लग गए हैं, जो कि उनका बोलना भी बंद हो गया था, कम हो गया था, वो बोलने भी लग गया। और वो तो कहते हैं मेरे को बेशक हफ्ते बाद ले चलो, 15 दिन बाद ले चलो डॉक्टर साहब तो के जाएंगे आपके पास ही। तो वो ऐसे, और उनसे मेरा बहुत पुराना फैमिली का नाता, तो मैं तो बस यही बहुत प्रे अच्छा। करती हूँ कि अपनी दवाइयों के साथ भगवान की दुआएं भी साथ हों, और जितना हम कर सके, यस। जिस लेवल तक कर सके, क्योंकि विश्वास नहीं हम किसी का तोड़ सकते। यस, तो इतनी बढ़िया बात है कि आपने हम्म, मतलब डॉक्टर साहब के साथ कैंसर पेशेंट जो कि उम्मीद खो चुके हैं और जिनको डॉक्टर ने 1 या 2 महीने का टाइम दिया है, आज वो 10 महीने से उनके साथ मेडिसिन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब thank you। कि हमारे दर्शकों को जो पता चल रही है आज की पॉडकास्ट में, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत फायदा होने वाला है। हम डॉक्टर साहब का पूरा वेबसाइट का और जो इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि होम्योपैथिक के साथ लाइफस्टाइल चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, खाली होम्योपैथिक के साथ लाइफस्टाइल चेंज करने का ना, आपको अपने लिए, अपने हेल्थ के खातिर चेंजेस लाने जरूरी है। मैं आज की जनरेशन को यही कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये हेल्थ ही है जो आपका साथ आखिर तक देगा। ये आपका असली लाइफ पार्टनर है जिसको हम कहते हैं। सारे पार्टनर्स इधर उधर हो जाएंगे, सब अपने में उलझे रहेंगे, सब ये रहेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ आखिरी सांस तक आपका साथ देगी। तो असली लाइफ पार्टनर आपकी हेल्थ हेल्थ है। हेल्थ है। डॉक्टर साहब, लोगों के बीच होम्योपैथिक को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो बहुत स्लो ट्रीटमेंट है और सिर्फ मीठी गोलियां हैं, पता नहीं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। स्लो इसलिए है क्योंकि जब पेशेंट ऑलरेडी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आता है, जो प्रॉब्लम बनने में इतना टाइम लगता है तो उसको ठीक करने में भी तो कुछ समय लगेगा ही। हम बीमारी को दबाते नहीं हैं, सप्रेस नहीं करते हैं, हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसको जड़ से ठीक करें। नहीं तो 80% तक तो हम रिजल्ट्स तक लेके आए उसको। और स्लो इस मामले में नहीं है क्योंकि हमने कई प्रॉब्लम्स में कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी कई बीमारियों में रिजल्ट्स दिए हैं। अच्छा। जैसे कि कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशंस हो गए, हेडेक्स हो अच्छा, गए, इतनी जल्दी? बिल्कुल इंजरीज, ये सब में राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, राइट केस हो और राइट पोटेंसी सिलेक्शन हो तो कुछ घंटों क्या कुछ मिनटों में भी रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये बहुत ही गलत फहमी है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बोला कि मीठी गोलियां, तो जो शुगर पेशेंट हैं वो भी बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये तो बड़ी मीठी गोलियां, हम हाँ खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, हाँ, उसके लिए क्या कहना नहीं, ये जो चाहेंगे? शुगर होती है इसकी प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट होती है। लैक्टोज फ्रक्टोज जो होती है ना, ये अलग, ये सिर्फ एक मीडियम है जिसमें हम मेडिसिन डाल के पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन आजकल ऑप्शंस और बहुत है, जैसे कि आप वाटर में भी डिसॉल्व करके दे सकते लिक्विड, हो, हाँ। लिक्विड में, अल्कोहल बेस में भी होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। वो भी अगर पेशेंट बहुत सोचता है, उसको हम एक्सप्लेन करने में हमें डिफिकल्टी होती है कि भाई ये शुगर आपकी शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, आप वैसे भी तो इतनी शुगर सब माध्यम से कार्ब्स तो खा ही सब रहे कुछ हैं, हाँ दे रहे, जी। तो ये शुगर बिल्कुल वो शुगर को नहीं मैच करती। तो आप बेझिझक होके, विदाउट एनी स्ट्रेस, आप ये मीठी गोलियां ग्लोब्यूल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। नहीं तो ऑप्शंस दूसरे हैं, ओके। वाटर में और अल्कोहल बेस, जैसे भी आप ले सकते हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए होम्योपैथिक कितनी सेफ और इफेक्टिव है? देखो, सेफ और इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन होती है, इसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिनल यूज होती है, लेकिन इसकी पावर्स ज़्यादा होती है। जो इसकी प्रिपरेशन होती है, इसको हम स्पेशल पोटेंटाइजेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि क्वालिटी बढ़ाओ, बेशक क्वांटिटी पे मत वो करो। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे एक एटम बॉम्ब है,
वो देखने में इतना छोटा होता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। यस। तो ये उसी तरह, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको हाँ हाँ, समझा रही बहुत बहुत बढ़िया, हाँ हूँ जी। समझा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं, उसके पावर्स को एनहांस करते हैं। तो तो उसका कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं है? साइड इफेक्ट्स तब होता है अगर आपकी पोटेंसी आपने गलत सेलेक्ट करी है, ओवरडोसिंग करी है। तो वो साइड इफेक्ट्स भी हम ऐसे नहीं कहते कि बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते, वो कुछ घंटे 1-2 दिन में हम उसको एंटीडोट्स कुछ दे देते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कई बार जो ये साइड इफेक्ट्स कहते हैं वो कई बार अंदरूनी किसी की प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा बाहर नजर आती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये साइड इफेक्ट्स है, वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन कोशिश हर प्रैक्टिशनर की, हर होम्योपैथी की ये होती है कि आप हर पेशेंट को सेफ, जेंटल और इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट दें। ओके। तो आपके होम्योपैथिक में जो है डिप्रेशन वगैरह की, नींद की दवाइयां भी दी जाती हैं, कुछ डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी दी जाती जी हैं? बिल्कुल। और ये दवाइयाँ इतनी अच्छी होती है कि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा सेडेशंस होते हैं, ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना ही ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। ओके। ये मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप किसी टाइम पे भी आप इसको विथड्रॉ करोगे कि ऐसा नहीं है कि आपकी कंडीशन दोबारा से वो फर्स्ट स्टेज पे अच्छा, वो वापस नहीं नहीं आएगी? आएगी, नहीं आएगी। हम उस लेवल तक उनको ट्रीटमेंट देते हैं जब तक पेशेंट खुद कॉन्फिडेंस में ना आ जाए और खुद वो कहे कि अब डॉक्टर साहब मैं बहुत मज़े में सोता हूँ, मुझे कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई एलोपैथिक स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना जैसे पड़ता है। कि एलोपैथिक में कई बार बड़े स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे मोटापा बढ़ता है, जी तो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदा लें। आयुर्वेदा थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा लेने में थोड़ी अभी हिचकिचाहट थी, लेकिन अभी हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि आजकल वो कड़वापन भी नहीं है, इतनी अच्छी उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दी है। तो होम्योपैथिक में भी जो बिना स्टेरॉइड के इलाज किया जाता है वो भी देखो पॉसिबल है? होम्योपैथिक में कोई स्टेरॉइड्स नहीं दिया जाता। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी प्रैक्टिस में 40 साल में मेरे को स्टेरॉइड्स का नाम तक मेरे क्लिनिक में नहीं लिया। तो ओके। आप ये सोचिए कि स्टेरॉइड्स तो बहुत ही दूर की बात है कि उसके बारे में सोचना, और ना ही मेरे को पता है कि वो कैसे होते हैं, दिखते हैं। तो अ, इसलिए तो ओके। स्टेरॉइड्स का एलोपैथिक में ज़्यादातर होता है क्योंकि वो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यस। हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरे पास खुद पेशेंट स्टेरॉइड्स लेके आते हैं और मैं कभी भी उनका स्टेरॉइड्स तो ट्रीटमेंट एब्रप्टली बंद नहीं करवाती, नहीं, बंद नहीं नहीं कराते। करवाते। क्योंकि अगर आप कोई दवाई लेके आ रहे हो और हम उसको अब्रप्टली बंद कराते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। ओके। तो हम उसको पहले अपनी मेडिसिन से टेक ओवर करते हैं। जैसे हम उसको चार्ज दिया, अब वो जब चार्ज ले लेता है हमारी दवाई मेडिसिन पेशेंट्स पे, तो हम वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट जो होते हैं उसकी डोसेज धीरे कम धीरे कर कम देते हैं। करके और एक स्टेज पे ले आते हैं कि वो स्टेरॉइड्स बिल्कुल ही लेना बंद कर देते हैं। तो ओके। ऐसे ऐसे ही बीपी पेशेंट्स में आप, और शुगर पेशेंट्स में, थायराइड पेशेंट्स में, अगर कोई बहुत टाइम से दवाइयाँ ऑलरेडी लेके आ रहा है तो हम कभी उनकी दवाइयाँ एकदम बंद नहीं नहीं कराते। नहीं, करते हैं। हार्ट पेशेंट्स के हो, बीपी हो, नहीं करवाते, क्योंकि वो गलत तरीका है ट्रीटमेंट का। तो ओके। उसमें ये होता है कि पेशेंट वो डिपेंडेंट होता है। अगर हम उसकी हार्ट की मेडिसिन विड्रॉ कर दें, हम उसकी बीपी की कर दें, शुगर की एकदम, जो कि वो इतने सालों से उस दवाइयों के द्वारा ही चल रहा है, वो यस। अपने उससे नहीं चल रहा, वो मेडिसिन से चल रहा है। तो इसीलिए हम उसको एकदम बंद नहीं करते। हम्म। तो हम अपने ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उनको कहते हैं कि धीरे टाइम धीरे लगे, आप। धीरे धीरे उनकी डोज कम करते हैं। और कई केसेस में तो उनकी दवाइयाँ जब बढ़ाने का वक्त आता है, एलोपैथिक कई बार वो डोज से कंट्रोल नहीं होते तो डॉक्टर्स कई बार बढ़ानी भी पड़ती है। तो उस समय मैं कहती हूँ कि आप वो डोज बढ़ाइए मत, आप जो डोज पे चल रहे हो और उसके साथ होम्योपैथिक ले लीजिए, ओके। ताकि आपकी वो डोज बढ़े ना। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे क्या। और जो फ्रेश पेशेंट आता है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे जिसका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है बीपी, जिसका शुगर अभी अर्ली डिटेक्ट हुआ है या थायराइड हुआ, आप प्लीज 6 महीने होम्योपैथिक ट्राई करके देखें, आपको एलोपैथिक शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को, स्पेशली यंग जनरेशन्स को, क्योंकि जिनकी शुरुआत में डिटेक्ट होता है कि ये है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे ना जाना पड़े। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनते सुनते मेरे माइंड में एक बच्चा आया है, ऐसा मेरी कोई हमारी नोन है,
वो भी मुश्किल से 8 या 9 ईयर का है, उसको इंसुलिन लगते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है आपके होम्योपैथिक में कि वो, अब तो उन्होंने उसको मशीन लगा दी है जो आजकल चली हुई है, क्योंकि बार बार इंजेक्शन देना पड़ता था, चेक करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है होम्योपैथिक में कि इंसुलिन छूट जाए? देखो, इसमें ऐसा होता है, जो पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, इंसुलिन ट्रीटमेंट है, उस पे कोई भी दवाई, एलोपैथिक की भी लाइट डोसेस काम नहीं करती, नहीं करेंगे। इफेक्टिव नहीं करती। और हर फील्ड में, जैसे मैंने आपको बोला, शॉर्टकमिंग्स होती होती है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंसुलिन मत करिए, आप सब छोड़ दीजिए, हम वो एक गलत अप्रोच है, वो गलत तरीका है। ओके। तो उसमें जब तक केस हमें पूरा पता ना हो और क्या हिस्ट्री है, किस लेवल का ट्रीटमेंट वो ऑलरेडी ले रहे हैं, तो इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। ओके। और तो डॉक्टर साहब एक और चीज है कि ये जो बाईपास सर्जरी होती है, अगर किसी को बता दी है, छोटी एज में बता दी गई है, चलो बड़ी एज में तो वो नहीं सरवाइव कर सकता, कुछ ऐसी एज होती है 35-40, या उनको डायलिसिस हो रहा है या बाईपास बता दिया गया है, स्टार्ट नहीं किया, तो क्या होम्योपैथिक उसमें भी करता है हेल्प? देखो, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने अपने टेस्ट करवाए, एंजियोग्राफी कराई, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आए, आपके कोई बाईपास सजेस्ट किया, तो उसमें हम ये कहते हैं खाली एक आर्टरी ही नहीं डिपेंडेंट जो आपके हार्ट को पूरा संभाल रही है। तो अगर आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना है, तो होम्योपैथिक में, मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा, मैं आपने ये बात छेड़ी तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कई पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी भी अवॉइड करवाई है, क्या बात है, अवॉइड बहुत ही करी। बढ़िया। और जब वो अपने चेकअप्स के लिए, और वो भी पेशेंट्स मेरे 25-30 साल तक बिल्कुल ठीक चलते रहे, ये नहीं कि मैंने उनको ट्रीट किया और वो सिर्फ 2 साल 3 साल तक चले, बाद में जो मर्जी होता, नहीं, वो मेरे कांटेक्ट में रहते रहे। और जब भी वो आते थे, वो कहते थे, डॉक्टर साहब जब हम चेकअप के लिए जाते हैं, मतलब वो 70-75 साल के भी हो गए, तो कहते थे, डॉक्टर साहब जब हम चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं, आपके बॉडी में, आपके उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन हार्ट ही है। वाह, तो क्या ये बात है। तो ये सुन के मुझे और हिम्मत मेरी बढ़ती है, और चैलेंजेस लेने का मन करता है। बहुत तो बढ़िया। अभी आजकल के डॉक्टर्स जो हैं, जो होम्योपैथिक में आगे आ रहे हैं, या कोई यूथ है या पुराने डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपना इसमें योगदान देना चाहिए, या कैसे उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर, जब पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत हो, उसको अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, कंपैशन। तीसरा, आप उनके इमोशंस को समझें, और आप उनको एज अ पेशेंट नहीं, आप उनको एज अ होल देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग जो आपके पास आया है आपके से मदद लेने के लिए। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप फोकस रहिए अपने ट्रीटमेंट पे। और अगर कहीं आप नहीं कर सकते या हेल्प नहीं कर सकते, तो आप ये मत समझे कि वो पेशेंट मेरे पास आया तो वो मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा, बस मेरा ही पेशेंट है। ओके। अगर आपको नहीं ट्रीट कर सकते, तो आप पेशेंट को पहले ही बहुत क्लियर पिक्चर दे दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है, या होम्योपैथिक में नहीं है इसका सोल्यूशन, तो आप कहीं और रेफर कर दीजिएगा या सजेस्ट कर उसको दीजिएगा। कंफ्यूज नहीं करें। कंफ्यूज नहीं करना, और फुल डेडिकेशन से आप अपना करियर में, अपने प्रोफेशन में फोकस होके चलिएगा। तो बहुत अच्छा आपने बताया। और आजकल तो इतनी रिसर्च भी हो चुकी है। हमारा टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था। उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इतनी इम्प्रूव हो गई है, अवेलेबिलिटी भी अब इतनी वास्ट हो गई है, और रिसर्च इतना ज़्यादा हो गया कि अभी तो आने वाले डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान हो गया। हमारा टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था। यस। तो इसलिए डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में होम्योपैथिक का क्या रोल है? देखो, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आपके हेल्थ की जड़ है। सब कुछ आज आपके इम्यून सिस्टम पे है। आपने देखा होगा कि अक्सर मौसम चेंज होता है या कुछ होता है, या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 40 बच्चों में से 30 जरूर बीमार होते हैं, 10 नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग आपको शुरुआत से मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे उनके खान पीन का, उनके आप मेडिसिन ओवर मेडिकेशन भी गलत है, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन भी गलत है। जितनी रिक्वायर्ड है आप उतनी डोज दो। और कुछ तो बच्चे को बड़ा हो बूढ़ा हो तो अपने बॉडी को समझे, और उसमें जैसे दर्द सहने की शक्ति भी हर एक की अलग होती है। कईयों को आप सिर्फ हाथ लगाते हाय 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 दुख रहा है, कईयों को मुक्का भी मारते हो तो उसको उनको पता दर्द नहीं चलता। दर्द महसूस नहीं होता। ये होता है डिफरेंस तो इसमें। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है, ये आपकी एक प्रॉब्लम को आप ट्रीटमेंट हम देते हैं तो हम खास तौर पे ध्यान देते हैं कि कोई और ऑर्गन इफेक्ट ना हो, उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, और वो बाकी ऑर्गन्स को भी सपोर्ट दे, बूस्ट दे। और Yes. इतनी शक्ति ये होम्योपैथिक मेडिसिन में होती है कि ये उस लेवल तक वर्क करते हैं, ये आपके वाइटल फोर्स तक को इफेक्ट करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक मैं क्वेश्चन आपसे थोड़ा अपने लिए पर्सनल पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे हमारे बच्चे भी विदेश में रहते हैं, आप भी कई बार यूएस होके आए हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि हमारा नाती है, उसको स्कूल में जैसे कोई वायरल हो गया या कोई इन्फेक्शन होता है, तो उनको वहां पे फॉरेन कंट्री में बार बार डायरिया हो जाता है उनको, और इतना ज्यादा होता है कि वो मतलब बर्दाश्त के बाहर है और काबू में नहीं आ रहा। लेकिन वहां के डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते। वो कहते हैं बस वाटर दो, ओआरएस दो, या जो भी है फ्रूट्स दो, पर मेडिसिन नहीं देंगे। तो एक रात में ही बच्चा बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि पूरी उसकी जो बॉडी है वो काम नहीं करती, इतना वो वीक हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या हम वहां के लोगों के लिए होम्योपैथी ऐसी कोई ट्रीटमेंट उनको भेज सकते हैं, दे सकते हैं कि उनको काम आए और तुरंत उनको आराम आ जाए? देखो, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा कि ओवरडोसिंग, अननेसेसरी मेडिकेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि उस स्टेज पे कई बार आपकी बॉडी कई प्रॉब्लम्स को फाइट कर रही होती है। तो हाँ, वो यही पहले कहते पहले हैं। पहले अपने बॉडी के हथियारों को लड़ने दो। ओके। अब जैसे होता है, कोई आता है, पहले हम डंडा लेते हैं, फिर उसके बाद में और बड़ा लोहे का डंडा ले लेते हैं, फिर तलवार उठा लेते हैं, फिर बंदूक लेते हैं। बंदूक लास्ट स्टेज में लेते हैं ना। अगर कोई आ जाए हम पहले ही बंदूक उठा लें तो आपकी फाइटिंग स्किल्स कहाँ गई, कहाँ रही? ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है कि पहले हम अपने बॉडी को, अपने जो हमारी रिजर्व पावर्स है, एनर्जीज है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कितनी क्षमता रखती है उस चीज को फाइट करने के लिए। अगर हम पहले से ही जैसे पीसीओएस पेशेंट्स हो गए, उसमें पहले ही हार्मोन्स दे देते हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ज्यादा आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उसमें वो इजी है क्योंकि वो आपकी बॉडी को या ओवरीज को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं देते, क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है, तो वो क्यों काम करे, वो क्यों काम करे? जिसको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है तो वो तो उसकी आदत पड़ जाएगी कि अब जैसे हो गया, आपने खाना खाना है तो उससे पहले एक गोली खाओ कि आपका खाना ले रहे हो, फिर खाना खाने के बाद एक गोली लो कि उसको हजम करने के लिए। तो आपने अपना सिस्टम को तो एक मशीन टाइप बना दिया ना कि पहले ये, फिर वो, फिर वो। हाँ, जहाँ जरूरी है, जहाँ हार्मोन्स देने हैं, वो उस टाइम पे दो, उस लेवल पे दो। पहले अपनी बॉडी को समझो कि किस चीज की कितनी जरूरत है। जैसे आपने बोला बच्चे को डायरिया हो गया, तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि हम एलोपैथिक पे जाते हैं और वो हमें कहते हैं, बड़ों को भी हो जाता है कि हम कहते हैं वो ड्रिप लगा देते हैं या वो फटाफट मेडिसिन देते हैं कि मोशन रोक दो। वहां के डॉक्टर्स कहते हैं हम ऐसे एकदम से नहीं रोक सकते क्योंकि जो गंदगी है वो अंदर ही रह जाएगी। पर हम जैसे हमारे लोगों में तो पेशेंस ही नहीं है, मुझे भी कभी कुछ हो जाए, हमारे घर किसी को कुछ हो जाए, फटाफट ड्रिप लग जाती है, वहां ड्रिप भी नहीं लगाते। तो ऐसे में क्या ऐसा कुछ घरेलू कोई चीज करें या कोई ऐसी मेडिसिन रखें कि जो उसको थोड़ा सा स्टेबल कर दे? देखो, बिल्कुल इसमें ऐसा होता है कि एक हम होम किट भी एडवाइस करते हैं होम्योपैथिक की। ट्रैवल किट भी होता है, ये खाली ऐसे नहीं, कई बार ट्रैवल पे भी जाते हो, आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग्स हो जाए, ये सब, तो उसमें होम्योपैथिक की अलग दवाइयाँ होती हैं जो कि उस टाइम पे आप ये ले सकते हो, ना कि आपको एकदम इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़े या आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो। तो उस टाइप की मेडिसिन भी होम्योपैथिक में होती है, राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी।
से 90 साल के एज को भी आप दो, वो उतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी कि हम उसको सेलेक्ट करके देंगे। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इवन ओके। इमरजेंसीज में, घबराहट में, एंजाइटी में 2 बूंद होम्योपैथिक की दवाई, सेलेक्टेड दवाइयाँ होती है जो कि उस पेशेंट को इस पार से उस पार में भी आसानी से ठीक कर। ओके डॉक्टर साहब, आपका ट्रीटमेंट जो है मतलब आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है आपका, या आप जो जो आम लोग या जो नहीं कर सकते अफोर्ड उनके लिए आप कैसे हेल्प करते हैं, थोड़ा बताएंगे? हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथिक में भी बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स है। पहले होता था कि ये तो बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है, बहुत ही मतलब फ्री भी होता था, हाँ। होता था, ये भी होता, जैसे मैंने कहा कि लेकिन मेरे हमेशा क्वालिटी पे मैंने जोर दिया है। पहले भी 20-30 साल पहले भी जब मेरे फादर थे, आप ये देखो मैं 50-60 साल पहले की भी बात कर रही हूँ, तब भी हम दवाइयाँ बाहर से ही मंगवाते थे। ओके। तभी तो वो रिजल्ट्स की हम गारंटी लेते थे कि अगर हमने ये दवाई क्वालिटी है और ये है, अगर दी है तो रिजल्ट्स आएंगे, और अगर नहीं आए तो उसका खामियां हमारे ऊपर है। ओके। आप समझ रहे हो कि एक तरफ से हम क्लियर हो जाते हैं कि दवाई सिलेक्शन, दवाई क्वालिटी हमारी सही है, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हमारे सिलेक्शन में है, पेशेंट के लेने में है या ट्रीटमेंट में है। तो वही चीज आज भी है, हमारे पास सब रेंज की दवाई हैं, लेकिन कई बार मैं ऐसे नहीं सोचती कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा तो मैं उसको कोई जो ज़्यादा इफेक्टिव दवाई नहीं है तो मैं उसको ये दे दूं, ऐसा है। कैंसर की दवाइयाँ हमारी बाहर से आती हैं, हार्ट की दवाइयाँ मैं बाहर से मंगवाती हूँ, नहीं आती तो मैं पेशेंट को रोक देती हूँ कि आप वेटिंग में हो, जैसे आएंगे आपको वो दवाई भी ओके। प्रिपेयर हो जाएंगी। तो ऐसे कहे, होम्योपैथिक में इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि मेरे को नहीं लगता 90% लोगों को पता है। ओके। उसमें इंजेक्टेबल होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है जो कि पूरे इंडिया में नहीं मिलती, ये बाहर से मंगवाते हैं। तो आपके होम्योपैथिक में जो है ये स्किन का और ब्यूटी का और हेयर का भी ट्रीटमेंट है, बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल, मेडिसिन काम करती है? बिल्कुल, हेयर बिल्कुल, फॉल हो गया, बिल्कुल। स्किन की डैमेज हो गया। देखो होम्योपैथिक में स्किन, क्रॉनिक एलिमेंट्स, आर्थराइटिस हो गया और हेयर ट्रीटमेंट हो गया, ये सारा बहुत ही इफेक्टिव है। टाइम ड्यूरेशन हर पेशेंट, हर केस, हर उससे रिलेटेड होता है। तो गारंटी हम किसी चीज़ की नहीं देते, स्पेशली मैं नहीं देती। कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, और एक जैसे मैंने बोला कि कल से छींक नहीं आएगी तो वो मेरी गारंटी है, वो मैं नहीं कहती। आप दवाई लीजिए, रिजल्ट्स और इफेक्ट्स आप मुझे बताओगे, मैं पहले नहीं। अगर मैंने हजारों करोड़ों पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो तो मेरे लिए तो आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए भी आप ही इम्पोर्टेंट हो ना। तो आप कहोगे मुझे क्या फर्क पड़ता कि आपने इतने 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 केसेस ठीक करे थे, मेरे लिए तो जब तक मैं नहीं ठीक होंगी तो मैं कैसे मानूंगी। यस। आप समझ रहे ये पॉइंट को। तो इसलिए गारंटी नाम की चीज हमें पेशेंट खुद अपने रिजल्ट्स और अपने आके बताते हैं। गारंटी तो किसी के पल भर की नहीं है, अभी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हाँ, कोई कल गारंटी क्या हो नहीं, जाए, कोई गारंटी नहीं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आके बोलते कि हमारे वो सर्जरी होनी है किडनी स्टोन की, तो वो उससे तो निकल जाएगा, दोबारा होएगा कि नहीं होएगा, या हार्ट का है या जो भी है, तो आप गारंटी देते हो ताकि हम वो ना कराएं। मैं उनको साफ बोलती, मैं कहा आप ऐसे करो, जो डॉक्टर आपकी सर्जरी करने वाला है पहले उससे गारंटी लेके आ जाओ कि सर्जरी के बाद आपको कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं देने को तैयार हूं। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात तो वही है ना कि आपको, और खाली दवाई ही नहीं होती, आपको बहुत सारी चीजें उसके साथ फॉलो करनी पड़ती है। अब आप लाइफस्टाइल आप अपना थोड़ा चेंज करो। आप खांसी आ शुगर रही है, पेशेंट हो, आप खाई जा रहे हो, मीठा खाई जा रहे हो, बीपी है, कोई भी आपको ये दुनिया का कोई डॉक्टर या महंगे से महंगी दवाई जो दे रहा है वो आपको ये नहीं कहेगा मेरी दवाई के साथ जो मर्जी स्ट्रेस करो, जो मर्जी खाओ, एक्सरसाइज मत करो, ये मत करो। तो वो तो परहेज तो जरूरी है। बिल्कुल, आपको वो कंबाइन करके रिजल्ट्स आएंगे, और जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। बहुत तो बढ़िया, ये चीज बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि डॉक्टर को भी लोग समझते हैं कि ये तो भगवान से भी ऊपर हो गया और ये अब चले गए तो जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप छींकों की दवाई ले रहे हो और एसी के आगे बैठे हो तो छींके तो ऑटोमेटिकली आएंगी। और हर प्रॉब्लम का एक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है
कि ये प्रॉब्लम को इतना टाइम लगेगा ठीक होने में। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो मिरेकल कि आप मैंने ऐसे दिया और आप ऐसे ठीक हो गए। भगवान भी कहते हैं मुझे भी थोड़ा टाइम दो। बिल्कुल। अब हम भक्ति भी करते हैं, तो अगर हम सोचे हमने आज ही भक्ति शुरू कर दी, आज ही फल मिल जाए, अब आपने पहले कुछ किया ही नहीं है, तो टाइम तो प्रभु को भी देना पड़ता है। डॉक्टर्स तो उन्हीं की बनाई हुई देन है। तो डॉक्टर साहब, आज की यंग जनरेशन को आप क्या ऐसा कोई दिल से एक मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर कंफ्यूज ना हो? देखो, आजकल के जो जनरेशन है वो इतना स्ट्रेस लेते हैं हर चीज का, जो कि सेल्फ क्रिएटेड भी होता है। कई चीजें तो उन्होंने खुद पाली हुई हैं, आप समझ रहे हो, इसमें Yes. बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, जो उन्होंने लाइफस्टाइल रखा हुआ है, जो उनका खान पीन है, जो उनके संगत है, आबो हवा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और दुनिया भर की परेशानियां बेफालतू में, कई तो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो भी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अपना लाइफस्टाइल, अपने पे टाइम दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, और थोड़ा बहुत अपना कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशंस, थोड़ा सा सोशल, अच्छी संगत में रहो, और अपने दिल की बातें खुल के आप शेयर करो, अंदर मत दबाओ, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ही निकलेगी। और इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये आपके मेकिंग या ब्रेकिंग ईयर्स है। या तो आप बना लो या आप अपना ब्रेक कर लो हेल्थ का। तो सबसे मेन चीज ये है। बहुत ही बढ़िया। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर चमनजीत संधू जी ने इतनी बढ़िया जानकारी दी है हमारे इस बुलबुल की महफिल चैनल पर, और उन्होंने हमें ये समझाया है कि होम्योपैथिक सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमारे माइंड, बॉडी और लाइफस्टाइल को बैलेंस करती है। कोई जादू नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, टाइम देना पड़ता है और थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है, फेथ रखना पड़ता है अपने डॉक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर आपने अपनी सारी बीमारी छोड़ दी, तो वो भी थोड़ा टाइम उनको भी हमें देना चाहिए। और जहां पे उम्मीद होती है और वहीं पे हमारी राहें भी बन जाती हैं। तो आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, और अभी हम डॉक्टर संधू से थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में, उनके ही जुबानी, कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की हैं। क्योंकि हमने तो उनके बारे में बताया, पर वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी जगह क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं कि जो हमें जानने बहुत जरूरी हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में। देखो, इस लंबी जर्नी में जहां मुझे लगता था कि किसी को जरूरत है, मैं सबसे पहले आगे खड़ी होती थी। आपके अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस था और मेरी सर्विस थी, उसके कारण मुझे विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद मुझे जर्मनी में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पे भी बुलाया गया और वहाँ पर बहुत ही सम्मान दिया गया। और इसके अलावा स्टार ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया, और जो महिला नारी सम्मान है वो भी मुझे दिया गया। और लेटेस्ट मैं आपको ये इस चैनल द्वारा बताना चाह रही हूँ कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी इनवाइट अगले साल का आ गया है। क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया। इसीलिए और हमारी डॉक्टर साहिबा को लोग क्वीन ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं, तो ये वाकई में एक क्वीन ही लग रही है इस समय, क्योंकि इन्होंने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया इन्होंने हमें टिप्स दी हैं। और जरूर मैं चाहूंगी कि अगर किसी को भी जरूरत हो तो हमारे डॉक्टर साहब से जाके मिल सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कोई, मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है ये, लेकिन इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं जो हमें साइड इफेक्ट्स नहीं दे रहा। तो आपको आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बुलबुल की महफिल में, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में बढ़िया बढ़िया आपके साथ और कहानियां लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर चमनजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।